स्टूडेंट्स, अब हम मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज ये जो चैप्टर नंबर 3 है, जो हमने लिया है क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी से। इसका हमने पूरा पार्ट पढ़ लिया है। इसका एक दो पार्ट रहता है जिसको हम अभी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो जो पार्ट बचता है वो है टाइडल एनर्जी, जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स हम पढ़ रहे थे, उसमें टाइडल एनर्जी एक है। तो टाइडल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। कहता है वो एनर्जी, वो शक्ति, वो ऊर्जा जो टाइड से जनरेट की जाए, लहरों से या ज्वार जो होता है उससे प्रोड्यूस जनरेट की जाए, उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। अब टाइडल एनर्जी तो टाइडल एनर्जी कब कैसे तैयार की जाती है? टाइडल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं? इसको हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम। हम बिल्डिंग डैम जो बनाते हैं नैरो ओपनिंग ऑफ द सी, तो सी की नैरो ओपनिंग होती है, समुद्र की जो नैरो ओपनिंग होती है उसके मुहाने पर ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जब हाई टाइड आती है तो जो टाइड की जो एनर्जी है उसकी ताकत से हम क्या करते हैं? टर्बाइन को घुमाते हैं। वो टर्बाइन उसकी ताकत से, जो हाई टाइड होता है उसकी ताकत से टर्बाइन घूमती है, जो कहाँ हमने लगाई होती है? इन द डैम, इन द डैम में जो लगाई होती है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म। रशिया, फ्रांस और हिंदुस्तान में जो कच्छ एरिया है वहाँ पर बड़े बड़े ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स हैं। लास्ट में है बायोगैस। बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस बेस्ड ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। कहता है जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, सच एज ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि डेड प्लांट हैं, सड़े गले पेड़ हैं, फिर है मटीरियल, मरे हुए जानवर हैं, जो उनका जो मटीरियल रह जाता है, रिमेन्स रह जाता है, एनिमल्स का जो एनिमल्स का जो वेस्ट, जैसे कि काऊ डंग है, गोबर है उनका, किचन का जो वेस्टेज है, रसोई का जो वेस्टेज होता है, इन सब को हम कन्वर्ट करते हैं गैसेस फ्यूल में। अब उस एक गैसेस फ्यूल में इन सब को हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे किचन के वेस्ट को, गोबर को, तो इन सब को जब हम कन्वर्ट करते हैं गैसेस फ्यूल में, उस गैसेस फ्यूल को कहते हैं बायोगैस। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डीकम्पोज किसकी मदद से किया जाता है? बैक्टीरिया की मदद से इन बायोगैस डिजेस्टर टू अमिट बायोगैस, बायोगैस बनाने के लिए, विच इज एसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस बनाने के लिए, और जो कि किसका मिश्रण रूप है, वो किसका मिश्रण है? जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। बायोगैस इज एन एक्सलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर। बायोगैस सबसे बढ़िया जरिया है फ्यूल, सबसे एक ऐसा फ्यूल है, सबसे बड़ा एक्सलेंट फ्यूल है जिससे हम खाना भी पका सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं और ऑर्गेनिक मैन्यूर भी तैयार कर सकते हैं। मैन्यूर होता है खाद भी तैयार कर सकते हैं एवरी ईयर। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। कहता है लास्ट में है कि एनर्जी तो हर जगह है, लेकिन इस एनर्जी को हार्नेस्ट करना वो बहुत ही मुश्किल है और कॉस्टली है। यानी कि किसी तरह की भी एनर्जी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे बायोगैस से है, चाहे से टाइडल एनर्जी है, चाहे जियो थर्मल एनर्जी है, तो सब एनर्जी है, लेकिन इनको हार्नेस्ट करना, इनको प्रोड्यूस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और क्या है? कॉस्टली है। ईच वन ऑफ द वी कैन मेक डिफरेंस ऑफ नॉट वेस्टिंग एनर्जी। अब हम सबका एक फ़र्ज़ बनता है कि हमें एनर्जी को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। अब हम जितनी ऊर्जा बचाएंगे उतनी ऊर्जा जनरेटर होती है, बचती है। एक्ट नो एंड मेक ब्राइटर फ्यूचर। अगर हम आज से काम शुरू करेंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा और एनर्जी भी बचेगी। तो ये स्टूडेंट, जहाँ हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम एनी 3 कॉमन मटीरियल यूज्ड बाय यू एवरी डे।
नेम एनी 3 कॉमन मिनरल यूज्ड बाय यू एवरी डे। ऐसे 3 मिनरल बता रहे हैं जो हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर के तौर पर हम पढ़ेंगे, आंसर में है साल्ट, पेट्रोलियम एंड गोल्ड। कौन कौन सा है? साल्ट है, पेट्रोलियम है, गोल्ड। इन तीनों को हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। बट इज़ एन ओर वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटालिक मिनरल जनरली लोकेटेड। और क्या होता है? और होता है कच्ची फार्म। और ये हमें कहाँ मिलती है, कहाँ हमें अक्सर मिलती है? और इज़ द रॉ मटेरियल, और एक रॉ मटेरियल है फाउंड इन द अर्थ, जो हमें कहाँ मिलती है? अर्थ में। मिक्सड विद अदर मटेरियल, ये अदर मटेरियल के साथ मिक्सड होती है, जो चट्टान के अंदर मिलती है और ज़मीन के अंदर होती है। जो और फार्म में कोई भी हमें मटेरियल मिलता है तो ये बाकी मटेरियल के साथ मिक्सचर होता है। दे आर जनरली लोकेटेड इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। और ये हमें जनरली कहाँ मिलते हैं, कहाँ हम इनको ढूंढ सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं? इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में। नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्स। ऐसे 2 रीजन बताने हैं दुनिया में, 2 क्षेत्र बताने हैं जहाँ पर नेचुरल गैस रिसोर्सेज हमें ज़्यादा मिलता है। तो आंसर है द यूनाइटेड किंगडम एंड द नीदरलैंड आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। एक तो यूनाइटेड किंगडम है, दूसरा है नीदरलैंड, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं। विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर रूरल एरिया, कोस्टल एरिया एंड एरिड एरिया। कहता है अब विच सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी जो आप सजेस्ट करोगे, बताओगे कि वह ये रूरल एरिया के लिए अच्छा है, कोस्टल एरिया के लिए अच्छा है, और एरिड के लिए ये अच्छा है। तो आंसर के तौर पर हम पढ़ेंगे रूरल एरिया के लिए कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी अच्छे हैं। पहला है कोल, सोलर एनर्जी, बायोगैस एंड फायरवुड। रूरल एनर्जी के लिए यानी कि देहात एरिया के लिए। अब कोस्टल एरिया के लिए जो कि पानी वाला एरिया, समुद्री एरिया है, वहाँ पर विंड पावर, पेट्रोलियम एंड टाइडल पावर। अब एरिड एरिया जो सूखे हैं, डेजर्ट एरिया, वहाँ पर जियोथर्मल पावर एंड सोलर एनर्जी। तो इन तीनों के लिए रूरल के लिए ये बताया मैंने, कोस्टल के लिए विंड पावर, पेट्रोलियम एंड टाइडल, और एरिड के लिए जियोथर्मल पावर एंड सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, गिव 5 वे इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। ऐसे वो 5 रास्ते बताने हैं जिससे हम घर में एनर्जी को सेव कर सकते हैं। पहला है, आंसर के तौर पर हमें 5 ऐसे रास्ते बताने, 5 ऐसे तरीके बताने हैं। पहला है स्विचिंग ऑफ लाइट, टीवी, फैंस व्हेन दे आर नॉट इन यूज। सबसे पहले हमें स्विच ऑफ करना है लाइट का, फ़ैन का और अदर चीज़ों का, गैजेट का, जब हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे उनको स्विच ऑफ रखना है। क्लोजिंग द टैप प्रॉपरली सो दैट इट डज नॉट ड्रिप। जो नलका है पानी का उसको बंद करके रखना है ताकि पानी वेस्ट ना हो। यूजिंग प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग, जो प्रेशर कुकर है उसको ही कुकिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वॉकिंग आर यूजिंग बाईसाइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूनिटीज़। अगर वॉकिंग और यूजिंग बाईसाइकिल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग और यूजिंग बाईसाइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भी क्या होगा है कि कौन सा एनर्जी सेव होती है, इसमें पेट्रोल बचता है। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन एंड लाइट। हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए रेफ्रिजरेटर का, फिर एयर कंडीशन का और लिफ्ट का। नेक्स्ट है गिव रीजन्स, हमें कुछ रीजन्स बताने हैं कि ऐसा क्यों है। इन्वायरमेंट एस्पेक्ट मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम। कहता है जब हम ह्यूज डैम बनाते हैं, बड़े बड़े डैम बनाते हैं, उससे पहले इन्वायरमेंट को देखना चाहिए। ऐसा क्यों देखना चाहिए? आंसर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ह्यूज डैम क्रिएट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन दोज एरिया विच गेट सबमर्ज्ड। कहता है अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज डैम बनाते हैं तो ये इससे क्या होता है, एक तो नेचुरल वेजिटेशन को नुकसान होता है, एक दूसरा वाइल्ड लाइफ की, जंगल की ज़िंदगी को भी नुकसान होता है। दिस इज नॉट गुड फॉर इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम के लिए ठीक नहीं है, इकोसिस्टम में फिर बैलेंस नहीं रहता है। हैंस इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट मस्ट बी केयरफुली लुक्ड। यही एक वजह है कि ह्यूज डैम बनाने से पहले, बड़े बड़े डैम बनाने से पहले इन्वायरमेंट को बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरा है गिव रीजन, मोस्ट इंडस्ट्री आर कनेक्टेड अराउंड कोल माइंस। क्यों ज़्यादातर इंडस्ट्री कोल माइंस के आसपास क्यों बनी होती है? आंसर, कोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी
and presence of coal mines around industry reduce the cost of transportation and also ensure easy availability of fuel। कहता है कोल सबसे बढ़िया इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सबसे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब जब कोल पास में रहेगा, यानी कि इंडस्ट्री के पास में रहे, प्रेजेंस रहेगा, तो क्या होगा, एक तो इंडस्ट्री का खर्चा इतना नहीं आएगा ट्रांसपोर्टेशन पर, दूसरा इजी अवेलेबिलिटी उनकी हो जाएगी ऑफ फ्यूल की, ईंधन की उनको जल्दी, ईंधन उनको जल्दी प्राप्त होगा। एंड यही वजह है कि बहुत सारी इंडस्ट्री कोल माइंस के नज़दीकी खोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है पार्ट 3, इसका भी गिव रीजन बताना है। पेट्रोलियम इज रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है, बताइए। पेट्रोलियम इज ए थिक ब्लैक लिक्विड एंड इज ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर वेरियस इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इज ए थिक ब्लैक लिक्विड गोल्ड है। पेट्रोलियम एक घना ब्लैक लिक्विड है, द्रव्य पदार्थ है, एंड और सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर वेरियस इंडस्ट्री, ये बहुत सारे कारखानों के लिए एक वैल्यूएबल कीमती रिसोर्सेज है, संसाधन है। हैंस इट इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, यही एक वजह है इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें बताना है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिफरेंस बताना है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस पार्ट में हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या फ़र्क है। क्या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, एग्जाम्पल फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल। कन्वेंशनल वो सोर्सेज होते हैं जिनको हम लंबे समय से और कॉमन आम तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो लंबे समय से, दूसरा आम हम इनको कॉमन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल। जैसे कि लकड़ी तो गांव में इस्तेमाल होती है, शहरों में भी होती है। दूसरा फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस वगैरह, इसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब दूसरे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड इन मॉडर्न टाइम। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये इनके अल्टरनेटिव हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के, क्योंकि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, लिमिटेड है, वो ख़त्म हो रहे हैं। इसलिए जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये इनके अल्टरनेटिव हैं, इनकी जगह हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इन मॉडर्न टाइम में। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और ये सोलर एनर्जी होती है और विंड एनर्जी जो कभी भी ख़त्म होती नहीं है, इन एग्जॉस्टिबल सोर्सेज हैं जी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन बायोगैस एंड नेचुरल गैस। बायोगैस और नेचुरल गैस में क्या फ़र्क है। द गैसेस फ्यूल फार्म्ड फ्रॉम द कन्वर्सन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट, एनिमल मटेरियल एंड डंग और किचन वेस्ट इज कॉल्ड बायोगैस। बायोगैस मैंने आपको पढ़ाया कि वो गैस जिसको हम किसके कन्वर्शन के द्वारा प्राप्त करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट के द्वारा। ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं एक गैसेस फ्यूल में, जैसे कि डेड प्लांट हो गए, एनिमल मटीरियल, काऊ डंग हो गया, या किचन वेस्ट। इन सब को जब हम एक कन्वर्टर करते हैं कि गैसेस फ्यूल में, उसको बायोगैस कहते हैं। तो नेचुरल गैस कौन सा होता है, नेचुरल गैस इज एक्सट्रैक्टेड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट मैन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू सर्विस। अब नेचुरल गैस जो है वो कुदरत की तरफ से है, वो हमें तब मिलता है, उसको हम तब निकाल सकते हैं जब पेट्रोलियम जहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट होता है वहाँ पर नेचुरल गैस भी होती है। जब पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को जब हम बाहर लाते हैं ज़मीन पर, तो नेचुरल गैस भी उसके साथ ही आती है। आगे है फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स कौन से हैं और नॉन फेरस मिनरल में क्या फ़र्क है। फेरस मिनरल्स कंटेन आयरन सच एज आयरन और मैग्नीशियम एंड क्रोमाइट। ऑन द अदर हैंड नॉन फेरस मटेरियल डू नॉट कंटेन आयरन लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। फेरस और नॉन फेरस में फ़र्क ये है कि फेरस मिनरल वो होते हैं जिनमें आयरन होता है, लोहा होता है, वो मिनरल, वो मेटल्स जिनमें लोहा पाया जाता है, जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम एंड क्रोमाइट। और ऑन द अदर हैंड नॉन फेरस कौन से होते हैं मिनरल जिसमें लोहा बिल्कुल नहीं होता है, उसमें अदर मेटल होता है, एक अलग किस्म का मेटल होता है, लेकिन लोहा नहीं होता, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है वगैरह वगैरह। लास्ट क्वेश्चन है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल में क्या फ़र्क है। मेटालिक मिनरल कंटेन मैटर इन रॉ फॉर्म, बॉक्साइट, मैग्नीशियम और सम एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल वो होते हैं जो हमें रॉ फॉर्म में मिलते हैं, बॉक्साइट, मैग्नीशियम और सम आर एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल मैंने क्या कहा, जो हमें रॉ फॉर्म में मिलते हैं, जिसमें लोहा भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है,
एक स्पेशल मेटल भी होता है जिसमें हमें सारा मेटल मिलता है, जैसे कि लोहा भी हो गया, गोल्ड भी हो गया, सिल्वर भी हो गया, बॉक्साइट भी हो गया, मैग्नीशियम भी हो गया, और ये हमें रॉ फॉर्म में मिलता है। तो इन सब में मेटल पाया जाता है, वो मेटालिक मिनरल कहते हैं। While metals such as limestone, mica, gypsum and chlorine contain metal element are called non-metallic mineral। और नॉन मेटेलिक मिनरल वो होते हैं जिसमें मेटल का बिल्कुल भी नाम नहीं होता है, उसमें बिल्कुल भी मेटल नहीं होता है, तो वो कहलाते हैं नॉन मेटालिक मिनरल। नॉन मेटालिक मिनरल जैसे कि जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, माइका, इसमें लोहा नहीं होता, इसमें चांदी नहीं होती, इसमें पीतल नहीं होता, तांबा नहीं होता, तो ये सब नॉन मेटालिक कहते हैं। मेटालिक वो हो गया जिसमें मेटल होता है, चाहे लोहा है, तांबा है, पीतल है, सोना है। और नॉन मेटालिक हो गया जिसमें लाइमस्टोन है, माइका है, जिप्सम है, जिसमें लोहा, चांदी, सोना कुछ, लोहा, चांदी, सोना कुछ भी नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा ये लेसन बिल्कुल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में एक और नए लेक्चर के साथ आएंगे, एक नए लेसन के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।